नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी के एक टॉपिक प्रतिबंधन एंजाइम, कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है वो क्या होती है और किस प्रकार से वो हमारे काम में आती है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत इन दो टॉपिकों को हम कंप्लीट देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में आता है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए काम का है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बायोटेक्नोलॉजी का इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो के अंतर्गत हमने बायोटेक्नोलॉजी की जो भी सामान्य जानकारी है, सामान्य परिचय है, उसके बारे में बात की थी। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद में आप यहां पर देखें, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं। जब तक आप उसको नहीं देखोगे ये चीजें समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद में यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हें कहा जाता है। देखो, ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और किस चीज के लिए हमारे काम में आते हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। तो जब हम देखते हैं ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम क्या है, तो देखो, जो भी न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या होता है भाई? न्यूक्लिक अम्ल। चाहे से हम उसको बात करें किसकी? डीएनए की, और चाहे से हम बात करें किसकी? आरएनए के बारे में। ये दोनों ही पदार्थ हमें पता है क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब हम पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं तो डीएनए की एक तरीके से काट छांट की जाती है। उसको पहले काटा जाता है और उसमें किसी बाह्य डीएनए को जोड़ा जाता है। तो डीएनए को काटने के लिए हमें इस एंजाइम की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब न्यूक्लिक अम्ल को काटने के लिए एंजाइमों की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। अब जो ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, चाहे से हम डीएनए बोले, चाहे से हमें आरएनए बोले, इनको क्या करने के लिए? काटने के लिए। काटने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमें एंजाइम चाहिए होते हैं। और एंजाइमों का वह समूह या ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल को काटने का कार्य करते हैं, उस एंजाइमों के समूह को कहा जाता है न्यूक्लिएज। एंजाइमों के उस समूह को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है। उस समूह को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल को काटने का क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। उनको तोड़ने का एक तरीके से क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें डीएनए के लिए, यदि हम बात करें डीएनए के लिए जो न्यूक्लिएज एंजाइम है, तो ये एंजाइम दो तरीके के हो जाते हैं। कितने तरीके के हो जाते हैं? दो तरीके के हो जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। और एक को हम बोलते हैं एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम। तो आपके न्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, ये कितनी कैटेगरी के हो जाते हैं? दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये वास्तव में है क्या?
तो देखो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों ही एंजाइम है, ये न्यूक्लिएज कैटेगरी के एंजाइम है। कौन से एंजाइम है? न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज एंजाइम है तो ये डीएनए को काटने का कार्य कर रहे हैं। अब मान लो कोई एंजाइम ऐसा है जो डीएनए को, मान लो कोई एंजाइम है जो डीएनए को इसके किनारों से काट रहा है, मतलब किनारों से काटकर इस हिस्से को क्या कर दिया? अलग कर दिया। या इधर से किनारे से काटा और किनारे से काटकर इस हिस्से को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। तो ये क्या हो गए हैं? किनारे, एंड हो गया एक तरीके से। तो यदि डीएनए को ये साइडों में से काटता है, ये जो किनारे हैं यहां से कोई एंजाइम काटता है, तो उस एंजाइम को कहा जाता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। उसे क्या कहा जाता है? एक्सोन्यूक्लिएज। कहने का मतलब यह है कि डीएनए को किसी छोर या किनारे से ये काटता है, किनारे से ये काटता है, इस कारण इसका नाम है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है साइडों में, बाहर की तरफ, किनारों की तरफ से जब काटता है तब इसे कहा जाता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। और दूसरा आता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। दूसरा कौन सा आता है? एंडोन्यूक्लिएज। अब आप सपोज करो कि ये डीएनए का बीच है और इसको बीच में से यहां से किसी एंजाइम ने काट दिया, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को किसी ने काट दिया। कोई एंजाइम ऐसा है जिसने डीएनए के बीच में से काटा है उसको, ये बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा डीएनए का। तो यदि कोई न्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को बीच में से काटता है तो उसे क्या कहा जाता है? एंडो। एंडो का मतलब होता है बीच में या मध्य में। तो मध्य से यह काटता है तो डीएनए को मध्य भाग से ये काटता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं इनकी कितनी कैटेगरी होती हैं? 2 कैटेगरी होती है। और हमारे जो प्रतिबंधन एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये विशेष तौर से कौन सी कैटेगरी से शामिल होते हैं? एंडोन्यूक्लिएज कैटेगरी के होते हैं, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में काम में आते हैं मेनली। हालांकि ये एंजाइम भी काम में आते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो एंडोन्यूक्लिएज कैटेगरी के होते हैं और डीएनए को बीच में से काटते हैं। डीएनए को कहां से काटते हैं? बीच में से काटते हैं। इस कारण कई बार इनको क्या कहा जाता है? कई बार इन्हें कहा जाता है एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन। कई बार इन्हें क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। मतलब ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लिएज कैटेगरी का है, डीएनए को बीच में से काटने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, तो फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं और ये एंजाइम हमारे सर्वाधिक काम में आते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बात समझ गए होंगे कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये विशेष रूप से डीएनए को काटने में काम में आते हैं, चाहे से वो एक्सोन्यूक्लिएज हो और चाहे से एंडोन्यूक्लिएज हो। इसी कारण से ध्यान से सुनना मेरी एक बात, इसी कारण से जो ये प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आणविक कैंची। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? आणविक कैंची कहा जाता है, मोलिक्यूलर सीजर इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक छोटा सा अणु है कोशिका के अंदर, जो डीएनए है, उसको काटने का कार्य कर रहा है। जैसे एक कैंची होती है वो किसी कपड़े को काटने का कार्य करती है या किसी अन्य पदार्थ को काटने का कार्य करती है, उसी प्रकार से ये जो एंजाइम है ये हमारे आणविक प्रतिरूप, कोशिका के आणविक भाग डीएनए को काटने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इसी कारण इसे क्या कहा गया है? आणविक कैंची कहा गया है। तो मेरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम कैसे होते और क्या होते। अब देखो भाई,
अब देखो प्रतिबंधन एंजाइमों के उदाहरण, प्रतिबंधन एंजाइमों के उदाहरण, कुछ उदाहरण। हालांकि बहुत सारे एंजाइम अब तक खोजे जा चुके हैं। अब तक लगभग 900 एंजाइम ऐसे हैं जो प्रतिबंधन एंजाइम हैं और जिनकी खोज हो चुकी है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये आपके किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है, कहां से प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से ये प्राप्त होते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर यदि आपकी चीजें शुरुआत से समझ में आती हैं तब आपको आगे समझ में आती जाएंगी, लेकिन यदि आपने शुरुआत नहीं समझी तो फिर आगे उनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, और विशेष तौर से जो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे यहां पर टेक्निकल शब्द हैं और ये तभी समझ में आएंगे जब आपने उनको पहले पढ़ा है। तो ये किससे प्राप्त हो रहे हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले एंजाइम होते हैं। पहला उदाहरण जिसका नाम आपको याद रखना है, सबसे फेमस उदाहरण है EOR फर्स्ट। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहला एंजाइम है जिसका नाम है EOR फर्स्ट। एक एंजाइम है जिसका नाम है HIND फर्स्ट। एक एंजाइम है जिसका नाम है HIND सेकंड। ये तीन उदाहरण याद रख लेना आप तो। हालांकि और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो भी हमने यहां पर ये एंजाइमों के नाम लिखे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका नामकरण कैसे किया गया, कैसे इनका नाम रखा गया है। तो यहां पर इसका एक छोटा सा टॉपिक समझने की आपको जरूरत है कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। देखो, ये जो एंजाइम है इनका नाम कैसे किया जाता है ये देखने की जरूरत है। जैसे पहले वाला एंजाइम हम समझते हैं। पहले वाला एंजाइम है आपका EOR फर्स्ट। इसमें देखो, हमें यह तो पता है कि ये बैक्टीरिया से प्राप्त हो रहे हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं? बैक्टीरिया से। ये जो एंजाइम है एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है इस्चीरेचिया कोलाई। कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? इस्चीरेचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से यह प्राप्त होता है। ये जो ई शब्द दिख रहा है आपको, कौन सा शब्द दिख रहा है? ई शब्द, जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, जो एक प्रथम शब्द है एंजाइम के नाम में। ये इस जीवाणु के, जिस जीवाणु से ये प्राप्त हो रहे हैं, उस जीवाणु के वंश के नाम का पहला अक्षर होता है। वंश के नाम का क्या होता है? पहला अक्षर। जैसे इसका नाम है इस्चीरेचिया, तो इस्चीरेचिया ई से शुरुआत हो रही है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा है। तो ये किसका नाम है? वंश के नाम का प्रथम अक्षर। वंश के नाम का क्या होता है? प्रथम अक्षर होता है। फिर ये दूसरा और तीसरा शब्द है, दूसरा और तीसरा शब्द जो कि स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये आपके, ये क्या होते हैं? ये आपके जाति के नाम को दर्शाते हैं।
किसको दर्शाते हैं? जाति के नाम को दर्शाते हैं। जैसे ये आपके किसको दर्शा रहे हैं? वंश के नाम को। ई से आगे आपका ई शब्द आ गया, ई कोलाई से, मतलब कोलाई आपका ये जो इस्टीरेचिया है उससे आ गया है ई। कोलाई से जो इसका जाति का नाम है उससे आ गया है CO। ये जो आर शब्द आपको दिख रहा है ये आपकी जिस बैक्टीरिया से ये प्राप्त होते हैं, देखो बैक्टीरिया जो भी होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये बार बार अपने रूप को बदलते रहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि जैसे एक वायरस का नाम सुना था आपने, कोरोना, उसके बार बार वो रूप बदल के आ रहा था बचने के लिए। तो प्रकृति में जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी दवाइयों के असर से बचने के लिए अपने रूप को लगातार बदलते रहते हैं। और जो अलग अलग रूप होते हैं एक ही बैक्टीरिया के उन्हें कहा जाता है स्ट्रेन अर्थात प्रभेद। तो जिस बैक्टीरिया के प्रभेद से ये एंजाइम प्राप्त होता है उसके आधार पर यह शब्द लिखा जाता है। तो ये किसको दर्शाता है? प्रभेद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई? प्रभेद को दर्शाता है। कौन से, उस बैक्टीरिया के कौन से प्रभेद से यह प्राप्त हुआ है। और लास्ट में एक रोमन अंक में आपको लास्ट में एक रोमन अंक दिख रहा है जो फर्स्ट है, आई नहीं है भाई, ये फर्स्ट है। ये रोमन अंक है इस एंजाइम के खोज के क्रम को दर्शाता है। इसके खोज के क्रम को दर्शाए, मतलब इस बैक्टीरिया से ये जो एंजाइम है ये कौन से क्रम पर, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कौन से नंबर पे ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि एक ही बैक्टीरिया से एक से अधिक एंजाइम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम कैसे रखा गया है। पहला अक्षर वंश के नाम को दर्शा रहा है, दूसरा और तीसरा अक्षर जो दर्शा रहा है ये जाति के नाम को दर्शा रहा है, ये जो आगे वाला अक्षर है वो आपके प्रभेद को दर्शा रहा है, और एक रोमन अंक है जो किसको दर्शा रहा है? इसके खोज के क्रम को दर्शा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका नाम कैसे रखा गया। जैसे अब इसका तो हमें समझ में आ गया, ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण समझो, जैसे ये उदाहरण समझो आप, HIND फर्स्ट। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये भी उसी हिसाब से लिखे गए हैं। ये जो एंजाइम है ये किससे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है? हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा। तो आप समझ ही गए, ये वंश का नाम हो गया है, हीमोफिलस से ले लिया या हेमीफिलस से ले लिया। IN किसका दर्शा रहा है? जाति के नाम को दर्शा रहा है। अब देखो इसका स्मॉल d है, इसका जो प्रभेद है वो है आपका स्मॉल d प्रभेद को, और ये किसको दर्शा रहा है? खोज के क्रम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? इसके खोज के क्रम को। मतलब कहने का मतलब इस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये पहले नंबर पे प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से ये भी है, ये दूसरा एंजाइम है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त हुआ था। कौन सा? हिंड सेकंड, दूसरे नंबर पे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है, प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसे कहा जाता है? हिंड सेकंड को कहा जाता है। अब अभी आप बोलोगे कि भाई ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाले से पहले कैसे पता खोजा गया? भाई क्रम को दर्शा रहा है फर्स्ट सेकंड, तो इसका मतलब पहले कौन सा खोजा गया? हिंड फर्स्ट, फिर आना चाहिए था हिंड सेकंड। फिर यहां पर हम ये क्यों लिख रहे हैं कि पहला रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो हिंड सेकंड को माना जाता है। तो देखो ये जो
एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है। और क्या विशेषता होती है? डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। ये क्या होते हैं कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, ऐसे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, इनको वास्तविक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम माना जाता है। अब क्या हुआ कि पहले खोजा तो यही गया था, पहले कौन सा एंजाइम प्राप्त किया गया था? हिंड फर्स्ट। लेकिन ये एंजाइम डीएनए को कहीं से भी काट देता है। मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां से ये काटता है। और जब ये एंडोन्यूक्लियेज की इस विशेषता को कंप्लीट नहीं कर रहा है कि एक विशेष स्थल से काटना चाहिए था, इसका मतलब इसको पहला एंजाइम नहीं माना गया। किसको नहीं माना गया? हिंड फर्स्ट को। तो फिर हिंड सेकंड को माना गया। ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने वाला पहला एंजाइम था। डीएनए को विशेष स्थलों से काटने वाला जो पहला एंजाइम था वो कौन सा था? हमारा हिंड सेकंड। और इसी कारण से हिंड सेकंड को ही पहला वास्तविक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम माना जाता है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि पहले खोजा गया था हिंड फर्स्ट, लेकिन वो डीएनए को कहीं से भी काट देता है। डीएनए सॉरी हिंड सेकंड है, इसको वास्तविक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम माना जाता है और इस कारण इसे फर्स्ट नंबर पर रखा जाता है। और इसकी विशेषता आपको याद रखनी है, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जिस एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो है हमारा इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट है, इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो अब तक हमने यह बात की है कि ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन सा पहले खोजा गया, कौन सा बाद में खोजा गया, इनका नाम कैसे रखा जाता है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। अब ये जो एंजाइम है यहां पर, जिसमें विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं इको आर फर्स्ट की, ये कैसे डीएनए को काटते हैं, कैसे उस पर अपना कार्य करते हैं, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। कहने का मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। मतलब इसका काम करने के तरीके को हमें समझने वाले हैं, कैसे हमारा ये एंजाइम होता है, ये काम करता है। और यहां पर जो उदाहरण हम देखने वाले हैं वो किसको लेकर चल रहे हैं, इको आर फर्स्ट के लिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम में आने वाला क्या है, एंजाइम है। एक विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, एक विशेषता मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं ये आपके डीएनए को विशेष स्थलों से क्या करते हैं, काटते हैं, विशिष्ट स्थलों से क्या करते हैं, काटते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये एंजाइम होते हैं, ये डीएनए को विशिष्ट
स्थलों से काटते हैं, एक विशेष जगह से काटते हैं। ध्यान सुनने की बात यह है, अब जिन जगह से ये काटते हैं, भाई डीएनए है तो डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम है। डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक निश्चित क्रम है कि पहले कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसा एक विशेष क्रम है। तो उसमें से किसी एक विशेष क्रम को ये पहचानते हैं और पहचानने के बाद में उस डीएनए को क्या करते हैं, काटते हैं। डीएनए के उस स्थल को, उस विशिष्ट स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? डीएनए के उस स्थल को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। डीएनए के उन विशिष्ट स्थलों को क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान से सुनना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पैलिंड्रोम शब्द तो हमने पहली बार सुना है, यह पैलिंड्रोम शब्द होता क्या है? हमें तो पता ही नहीं है बिल्कुल ही। अरे आपको पता नहीं है तो हम किस लिए बैठे हैं? हम आपको समझाने के लिए ही तो बैठे हैं, हमको बताने के लिए ही तो बैठे हैं। तो यह पैलिंड्रोम है क्या? देखो, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, समझने की बात यह है कि कोई भी एक शब्द है या अक्षर है, अक्षरों का एक ऐसा अनुक्रम जिसे आगे या पीछे से पढ़ा जाए, आगे या पीछे से पढ़ा जाए तो एक समान ही होता है। कोई भी अक्षरों का एक ऐसा समूह है या कोई भी एक ऐसा शब्द जिसको चाहे से आप आगे से पढ़ो चाहे से पीछे से पढ़ो, उसका बोलने में एक जैसा ही आएगा। नहीं समझे? चलो उदाहरण देते हैं, एक सामान्य उदाहरण देते हम। सामान्य उदाहरण देते हैं। एक शब्द सुना है आपने मलयालम, एक शब्द आपने सुना है कन्नक। यह शब्द आपने सुने। इस शब्द को यदि आप आगे से पढ़ोगे, आगे से पढ़ोगे तो मैं ले या ले में, मलयालम हो गया। पीछे से पढ़ो, मैं ले या ले में, मलयालम। तो चाहे से आप आगे से पढ़ो चाहे से पीछे से पढ़ो, पढ़ने में बिल्कुल क्या है? समान। तो ये क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसे पैलिंड्रोम कहा जा सकता है सामान्य भाषा में। ऐसे ही आप इधर देखो, आगे से पढ़ोगे तो कै नय कै, पीछे से पढ़ोगे तो कै नय कै, मतलब समान शब्द है। तो सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो ये सामान्य उदाहरण हो सकते हैं हमारे किसके? पैलिंड्रोम के। लेकिन हम यहां पर सामान्य शब्द की तो बात करने वाले नहीं है, हम तो बात डीएनए के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम तो किसको काटेंगे? डीएनए को काटेंगे। तो हमें तो ऐसे अनुक्रम समझने हैं जो आपके डीएनए में हो और उनका मतलब हो पैलिंड्रोम। तो आप सभी जानते हैं, यदि हम बात करें डीएनए पैलिंड्रोम की, किसकी बात करें? डीएनए पैलिंड्रोम की। हमने बोला कि अक्षरों का एक ऐसा समूह है। किसका समूह है? अक्षरों का। अब डीएनए में अक्षर से क्या मतलब है? डीएनए में अक्षर से मतलब है नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम, मतलब नाइट्रोजनी क्षारक किस प्रकार से उपस्थित है, तो उस अनुक्रम को कहा जाता है क्या? आपका डीएनए पैलिंड्रोम। जैसे आप समझो, जैसे होते हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं,
डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2। और ये जो स्ट्रैंड होते हैं, एक की ध्रुवता यदि 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरे की क्या होगी? 3 डैश से आपकी क्या होगी? 5 डैश होगी। अब यदि इनमें हम देखें नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम, तो मान लो एक अनुक्रम है G A A T T C। ये एक नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या है? अनुक्रम। इस स्ट्रैंड पर ऐसे उपस्थित है। तो हमें पता है कि इसके विपरीत नाइट्रोजनी क्षारक यहां पर होंगे। ग्वानिन के साथ हमेशा कौन सा जुड़ता है? साइटोसिन। और एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थाइमिन। यह हमें पहले से पता है। तो यहां पर क्या होगा भाई? ग्वानिन से क्या जुड़ेगा भाई? साइटोसिन। एडेनिन से क्या जुड़ेगा? थाइमिन। फिर एडेनिन से थाइमिन, फिर थाइमिन से एडेनिन, फिर थाइमिन से एडेनिन। ग्वानिन से क्या जुड़ेगा? सॉरी, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा? ग्वानिन। और इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं? आपके नाइट्रोजनी क्षारक आपके हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं इनके बीच में जोड़ने के लिए। ये सारी बातें हमें पता है। अब यदि हम डीएनए पैलिंड्रोम के बारे में बात करें कि डीएनए में पैलिंड्रोम से क्या मतलब है, तो यदि आप डीएनए पैलिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों का एक ऐसा अनुक्रम जिसे समान दिशा में पढ़ा जाए तो एक समान होता है, एक समान होता है। जैसे भाई यदि मैं इस वाले स्ट्रैंड पर 5 डैश से 3 डैश की दिशा में इन नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम को पढ़ूं तो क्या आएगा? G A A T T C, G A A T T C। यदि इस दूसरे स्ट्रैंड पर भी मैं 5 डैश से 3 डैश में पढ़ूं, देखो इसका 5 डैश इस तरफ है तो इस तरफ से पढ़ूं तो ये भी बोलने में क्या आएगा? G A A T T C। मतलब चाहे से आप इसको इस दिशा में पढ़ो या इस वाले स्ट्रैंड पर इस दिशा में पढ़ो, दोनों में बोलने में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। नाइट्रोजनी क्षारकों के इसी अनुक्रम को, इस विशिष्ट अनुक्रम को क्या कहा जाता है? आपका पैलिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम। और ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक एंजाइम के लिए आपके जो भी प्रत्येक एंजाइम है, जो हमने उदाहरण दिए थे, प्रत्येक एंजाइम के लिए पैलिंड्रोम होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अलग अलग एंजाइमों के लिए पैलिंड्रोम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये एक नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशेष अनुक्रम है, एक विशेष पैलिंड्रोम है। और ये कौन से एंजाइम के लिए है? इको आर फर्स्ट का पैलिंड्रोम है। किसका पैलिंड्रोम है? इको आर फर्स्ट के लिए क्या है? कि पैलिंड्रोम है। तो आप समझ गए होंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम क्या होता है। और इसी पैलिंड्रोम को पहचान कर डीएनए एंजाइम होता हुआ उस डीएनए को क्या करता है? काटता है। जहां पर भी ये आपको पहचान योग्य स्थल मिल जाएगा, ये विशेष स्थल मिल जाएगा, वहां पर ये क्या कर लेगा? उसको काट देगा। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखो कि किस प्रकार से ये एंजाइम कार्य कर रहा है। देखो हमें पता है कि हमें क्या बनाना है? पुनर्योगज डीएनए, क्योंकि ये पूरी महाभारत किसके लिए कर रहे हैं? हमें पुनर्योगज डीएनए के लिए। इसके लिए एक तो हम काम में लेते हैं क्या? प्लाज्मिड। इसके लिए एक तो हम क्या लेते हैं? प्लाज्मिड। और एक हम लेते हैं कोई बाह्य जीन, कोई ऐसी जीन लेते हैं जिसको हमें किसी विशेष जीव के अंदर पहुंचाना हो। और क्योंकि वो उस प्लाज्मिड की नहीं है, इस कारण उसे बोला जाता है बाह्य जीन या वांछित जीन। वांछित जो हमारे मन की इच्छा है कि इसको हम पहुंचाना चाहते हैं। तो दूसरा क्या हो जाता है हमारा? बाह्य जीन या बाह्य
डीएनए, और इसे हम बोलते हैं प्लाज्मड या वाहक डीएनए। आप ऐसे समझो, हालांकि जो प्लाज्मिड होता है या वाहक होता है यह गोलाकार आकृति का होता है, हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसको हम इस रूप में मान लेते हैं। और यहां पर हम नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम दर्शा रहे हैं। क्रम कौन सा था? इको आर के लिए G A T T C, और इसका दूसरे पे क्या आ जाएगा हमारा C T T A G। यह हो गया हमारा किसके लिए? वाहक डीएनए के लिए, वाहक डीएनए। दूसरा हम देख रहे हैं बाह्य डीएनए। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हमें पुनर्योगज डीएनए बनाना है, उस दौरान हमारे वाहक डीएनए को और हमारे बाहरी डीएनए को दोनों को एक ही एंजाइम के द्वारा काटना है, दोनों को एक ही एंजाइम के द्वारा काटना है। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि दोनों डीएनए हैं वो समान जगह से कटेंगे, और जब समान जगह से कटेंगे तो उनको वापस जोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जब ये एंजाइम होता है इन डीएनए को काटता है, तो काटने के बाद में चिपचिपे सिरे बनते हैं। कैसे सिरे बनते हैं? चिपचिपे। और जो सिरे होते हैं एक दूसरे से आसानी से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। देखो कैसे, ये जो एंजाइम है हमारा कौन सा? इको आर फर्स्ट, ये पहले तो इस स्थल को पहचानेगा। कौन से स्थल को पहचानेगा? अपने पेलेंड्रोम को। जैसे ये पेलेंड्रोम मिल गया, यहां पर भी इसको पेलेंड्रोम मिल गया। यह हमारा G A T T C, यहां आ जाएगा G A T T और C। ये इसी क्रम पर काटेगा। इसमें भी कहां से काटेगा? ये ध्यान से सुनना। ये जो एंजाइम होता है इस डीएनए को G और A के बीच में से काटता है। किस किस के बीच में से काटता है? G और A के बीच में से काटता है। यहां से काटेगा, यहां से काटेगा G और A के बीच में। इसको भी कहां से काट देगा? यहां से काट देगा G और A के बीच में। इसको भी कहां से काटेगा? ध्यान से सुनना। इसको भी कहां से काट रहा है? G और A के बीच में। और इसको भी कहां से काट रहा है? G और A के बीच में काट रहा है। तो ये विशेष जगह से काट दिया। जब इसको काटेगा तो काटने के बाद ये कैसा बनेगा? ध्यान से सुनो। काटने के बाद ये बन जाएगा आपका काटने के बाद देखो ये G तो यहां पर रह गया, और नीचे क्या क्या रह गया है? ये C रह गया, फिर T रह गया, फिर T रह गया, फिर A रह गया, फिर A रह गया, और G हट गया है यहां से। ये ऊपर वाला भी हट गया। तो इस प्रकार से यहां पर ये आपका बच गया है। इस प्रकार से इसमें क्या बचेगा? इसमें देखो ये वाला कटकर साइड में हो जाएगा, और ये वाला भी कटकर क्या हो जाएगा? साइड में हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बचेगा। यहां पर ये रह गया है A, फिर A, फिर T, फिर T और फिर C, और यहां पर ये वाला कटकर हट गया है। तो नीचे क्या रह गया है? G। तो
तो इस प्रकार से ये बच गया और ये बच गया, दोनों को समान जगह से काट दिया। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये कौन से सिरे बन गए हैं? चिपचिपे सिरे बन गए हैं। कैसे सिरे बन गए हैं? चिपचिपे सिरे। और ये चिपचिपे सिरे हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये दोनों डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद क्या होगा? ध्यान से देखो, जुड़ने के बाद होगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद क्या हो गया? देखो, ये जी पहले से बचा हुआ था, नीचे क्या बचा हुआ था? सी, फिर टी, फिर टी, फिर ए, फिर ए। और इधर से क्या मिल गया इसको? इधर से ये आके जुड़ गए, ए टी टी, और क्या मिल गया? सी। और यहां पर आ गया है आपका जी। कहने का मतलब ये बाह्य डीएनए और ये था हमारा वाहक डीएनए, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? जुड़ गए। और जब दो अलग अलग स्थान के डीएनए होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसके बाद में बनने वाले डीएनए को हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है? पुनर्योगज डीएनए। तो हमारा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए बनाने में मदद करता है, कैसे काम करता है, उस पूरी प्रक्रिया को हमने समझ लिया है कि कैसे ये डीएनए को काटता है, कहां से ये काटता है, कैसे वो एंजाइम होता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, ये सारी की सारी बातें यहां पर आपको बता दी गई हैं। और ये जो पैलिंड्रोम है विशेष रूप से किसके लिए है? इकोआर फर्स्ट के लिए। और इसका उपयोग करते हुए ये हमने एक क्या बनाया है? पुनर्योगज डीएनए बनाया है। इसमें देखो, ये पीले वाला डीएनए अर्थात वाहक वाला हिस्सा है, और ये जो ये वाला डीएनए का खंड है, ये आपका कौन सा है? बाह्य जीन है या वांछित जीन है। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रतिबंधन एंजाइम वाला जो कंसेप्ट था, ये आसानी से क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। ये क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट के अंतर्गत हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को और समझ लेते हैं। हालांकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक वीडियो है हमारे पहले से उपस्थित है, लेकिन फिर भी यहां पर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इससे संबंधित है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो अब हम कौन सी तकनीक समझ रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, इसको हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने उस एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटता है, और जब हम डीएनए को काटते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जीन है, क्या है? क्योंकि डीएनए सीधी आंखों से तो दिखता नहीं है। उस डीएनए के खंडों को, उन टुकड़ों को क्या करना पड़ेगा? हमें अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए यह तकनीक काम में ली जाती है। तो यह तकनीक है क्या? यह डीएनए खंडों को आकार के आधार पर पृथक करने के लिए काम में आती है।
ये जो तकनीक है ये डीएनए के खंडों को आकार के आधार पर, बड़े छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, ऐसे आकार के आधार पर उन खंडों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए तकनीक हमारे काम में आती है। अब देखो ये तकनीक है क्या। इस तकनीक में हम करते क्या हैं कि एक ऐसे कांच की प्लेट होती है, क्या होती है? प्लेट। और इस प्लेट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर जेल जैसा पदार्थ होता है डालते हैं। एक जेल जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, सेमी सॉलिड, वो इसके ऊपर, पूरी के ऊपर क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। और ये जो जेल जैसा पदार्थ है, ये जिसे हम बोलते हैं एगार, एगार, वो जेल जैसा पदार्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? एगार, एगार कहा जाता है। और ये एगार, एगार है, ये हमारी समुद्री घास से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। किससे प्राप्त होता है? ये समुद्री घास से प्राप्त होता है। एक जेल जैसा पदार्थ, सेमी सॉलिड क्या होता है? पदार्थ होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो ये एगार, एगार इस पूरी प्लेट के ऊपर फैला देते हैं, या फैला हुआ होता है, ऐसे मानो। इसके बाद में इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर क्या लगाया जाता है? इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इसी कारण तो इसका नाम है, देखो, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। ये जो है हमारा, ये है हमारा कैथोड, अर्थात हमारा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये है हमारा कौन सा? एनोड, अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस तरफ लगाते हैं, इस तरफ नेगेटिव लगाते हैं। जिस तरफ नेगेटिव होता है वहां पर क्या होता है? इस प्लेट में छोटे छोटे क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं भाई? गड्ढे। और इन छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वहां पर कहने का मतलब आपका एगार उपस्थित नहीं है, या एगार को काटकर वहां से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो एगार वाली जगह में क्या हो गए हैं? गड्ढे हो गए। इन गड्ढों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कूप या वेल। कूप या वेल इन्हें कहा जाता है। अब जो भी हमने डीएनए को काटा है, जिस भी डीएनए को हमने क्या किया है? काटा है, उस डीएनए को इन खंडों के अंतर्गत हमें, या इन कूप के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। विखंडित डीएनए, उसको यहां पर हमने क्या कर लिया है? डाल दिया इन गड्ढों के अंतर्गत। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो डीएनए होता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। डीएनए पे क्या पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। कहने का मतलब डीएनए होता है, जब उसके ऊपर ऋणावेश है, तो यदि डीएनए को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो ऋणावेशित डीएनए होगा, वो किस ओर गति करेगा? किस ओर जाने का प्रयास करेगा? आप सभी को पता है कि गति होती है विपरीत ध्रुवों की ओर होता है। तो यदि हमने इन गड्ढों के अंतर्गत हमने क्या डाल दिया? डीएनए का खंडों को टुकड़े डाल दिए हैं, जो भी खंड हमने किए हैं उसका मिश्रण हमने डाल दिया है। तो अब आप खुद बताओ, यहां से डीएनए है, किस ओर जाने की कोशिश करेगा? एनोड की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। और कैसे जाएगा? एगार के माध्यम से जाएगा, एगार के बीच में से होकर जाएगा। एगार में पहले से ही क्या उपस्थित है? छिद्र। एगार में क्या उपस्थित है? छिद्र उपस्थित है। और जब एगार में छिद्र उपस्थित हैं तो डीएनए के खंड हैं, इन छिद्रों से गति करेंगे।
आप खुद ही बताओ कि जो डीएनए का बड़ा टुकड़ा होगा उसको छिद्र से गुजरने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो छोटा खंड होगा वो जल्दी से गुजर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटा खंड है वो तेज गति करेगा तो आपकी एनोड की ओर ज्यादा दूर तक जा पाएगा, और जो बड़ा खंड होगा वो धीमी गति करेगा, और धीमी गति करेगा तो वो कम दूरी तक जा पाएगा। इस कारण से डीएनए के बड़े खंड होंगे ये हमें किस ओर देखने को मिलेंगे, कैथोड की ओर, और छोटे खंड होंगे ये कहां मिलेंगे, हमें एनोड की ओर देखने को मिलेंगे। जैसे आप सपोज करो कि ये एक डीएनए का खंड है, ये बड़ा था इस कारण यहीं पर रुक गया। ये एक डीएनए का खंड है, इसी प्रकार से ये एक डीएनए का खंड है। ये क्योंकि आकार में बड़े थे इस कारण यहां पर रह गए। इसके बाद में इससे छोटे खंड है वो यहां तक आ गए, इससे भी छोटा खंड है वो यहां तक आ गया। ये जो इनकी मोटाई दिखा रहे हैं इनके आकार के आधार पर दिखा रहे हैं। मान लो एक डीएनए का खंड यहां तक आया है, कोई डीएनए का खंड बिल्कुल ही छोटा था वो यहां तक पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटा होगा वो एनोड की ओर सबसे ज्यादा गति करेगा। आप सपोज करो ये सबसे छोटा खंड है, सबसे छोटा खंड, कहने का मतलब जो एनोड के सबसे ज्यादा पास में है वो सबसे छोटा, और जो कैथोड के सबसे ज्यादा पास में है वो है सबसे बड़ा खंड। तो जो डीएनए के खंड हैं वो आकार के आधार पर क्या हो गए हैं, पृथक। बड़े खंड कैथोड की ओर रह जाएंगे और छोटे खंड किस ओर आ जाएंगे, एनोड की ओर आ जाएंगे। अब ये पृथक तो हो गए, अलग अलग तो हो गए, छोटा बड़ा ये सब कुछ अलग हो गए, लेकिन इनको देखें कैसे, क्या डीएनए सीधा दिख जाएगा कि यहां तक पहुंच गया? इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखने के लिए इनको क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। क्या किया जाता है, अभिरंजित। अभिरंजित का मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ, कोई एक ऐसा पदार्थ या ऐसा रंगीन पदार्थ जिसको इसके ऊपर डालेंगे और डालने के बाद में एक विशेष रंग हमें दिखाई देगा, तो इसको अभिरंजित किया जाता है। और अभिरंजित करने के लिए एक पदार्थ काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक पदार्थ होता है वो काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि इनको देखा जाता है। अब ये जो इथिडियम ब्रोमाइड से जब हम अभिरंजित कर देंगे तो ये जो डीएनए के खंड होते हैं सीधे नहीं दिखेंगे, किसमें दिखेंगे, यूवी लाइट में अर्थात पराबैंगनी किरणों में। अभिरंजित करने के बाद इस प्लेट को कहां लेकर जाएंगे, यूवी लाइट के नीचे लेकर जाएंगे, और वहां पर जब लेकर जाएंगे तो ये हमें किस रंग के दिखाई देंगे, नारंगी रंग के दिखाई देंगे। ये नारंगी रंग की पट्टियां जैसी दिखेंगी, जैसे यहां पर दिख रही है ना आपको नारंगी रंग की पट्टियां, ऐसी पट्टियां हमें दिखाई देंगी। तो ये नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन कब, जब इन्हें क्या किया जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाएगा। और अभिरंजित करने के बाद इसको कहां लेकर जाया जाएगा, आपके यूवी लाइट में पराबैंगनी प्रकाश के अंतर्गत लेकर जाया जाएगा। तो ये सारी बात आप समझ गए। अब हमें मान लो कि ये वाला डीएनए का खंड चाहिए, ये हमारा क्या है, वांछित डीएनए का खंड है। इसको हमें अलग करना है, कैसे करें भाई, एगार तो सेमी सॉलिड है, उसको काट सकते हैं, तो इसको यहां से क्या करेंगे, काट कर अलग कर लिया। और अलग करने के बाद अब देखो, काट कर अलग कर लिया तो इसमें तो एगार भी है, उसमें हमारा डीएनए भी है। एगार में से डीएनए को अलग किया जाता है
उसे संशोधित किया जाता है और अगार में से डीएनए खंड को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं छालन। इसे क्या कहा जाता है? छालन कहा जाता है, इल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि काटकर अलग किया और अलग करने के बाद में उस जेल में से, उस अगार में से उस डीएनए खंड को अलग करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया को हम छालन कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। और इस प्रकार से, इस तकनीक की सहायता से, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो यह सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने देख लिया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने सबसे विशेष रूप से जो प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके बारे में देखा है, उनकी कंप्लीट देखा है उसके बारे में, और साथ साथ में एक तकनीक पड़ी है जिसे हम बोल रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये दोनों चीजें हैं ये बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ में यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद।